फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, देयर आर टोटल 30 क्वेश्चंस, तो आज हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है एमसीक्यू टाइप ऑफ कैटेगरी, जो कि टोटल 10 क्वेश्चंस हैं एंड ईच कैरी 1 मार्क। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा इन लीव्स हेल्प इन। हमें मालूम है कि जो लीव्स होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है। लीव्स के अंदर क्या पाया जाता है, स्टोमेटा। ठीक है, मैंने डायग्राम भी लिया है। देखो ये जो डायग्राम है किसका है, लीफ का है। ये जो डायग्राम है किसका है, लीफ का है। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप में बढ़िया से देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे लीफ के अंदर इस जगह पे छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, पोर्स। पोर्स का मतलब होता है होल्स, छेद दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं को हम बुलाएंगे स्टोमेटा। इन्हीं को क्या बुलाएंगे, स्टोमेटा। इनका काम क्या है, जो भी प्लांट के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है, जो भी CO2 प्लांट में एंटर करती है, या जो भी ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज होता है, वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, स्टोमेटा के 3 फंक्शंस होते हैं बेसिकली। देयर आर टोटल 3 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का पहला फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा का दूसरा फंक्शन होता है ट्रांसपीरेशन करवाना। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ट्रांसपीरेशन कराना। और थर्ड फंक्शन जो स्टोमेटा का होता है वो होता है मेंटेन टेम्परेचर। लीफ में टेम्परेचर मेंटेन रखना, मेंटेन टेम्परेचर। तो 3 फंक्शन होते हैं किसके, स्टोमेटा के। तो लीफ है, लीफ में पोर्स होते हैं, इन्हें क्या बोलेंगे, स्टोमेटा बोलेंगे। जहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है, जहाँ से वाटर का लॉस भी होता है, ठीक है, और जहाँ से टेम्परेचर भी मेंटेन किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पूछा है स्टोमेटा इन लीफ हेल्प। स्टोमेटा जो होता है लीफ में, वो किस में हेल्प करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नहीं जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो क्या है, रूट्स हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिल्कुल सही। स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज के लिए भी नहीं होता। प्रोटेक्शन ऑफ लीफ भी नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए। तो फर्स्ट में आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन। ह्यूमंस में प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है। देखो, अगर स्टार्च का डाइजेशन पूछते तो आंसर आता माउथ। स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। लेकिन इन्होंने किसका पूछा है, प्रोटीन का पूछा है। इन्होंने किसका पूछा है, प्रोटीन का। तो माउथ नहीं होता। प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है बेटा स्टमक से, और ख़त्म कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से, और ख़त्म कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ये देखो, ये क्या है, स्टमक है। ये क्या है, एक जे शेप के बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्टमक बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है बेटा, गैस्ट्रिक जूस होता है। उस गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे HCl, जिसे गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे म्यूकस भी होता है जो स्टमक को एसिड से बचाता है। और तीसरी चीज़ होती है पैप्सिन। पैप्सिन के एक तरह का एंजाइम है, पैप्सिन के एक तरह का एंजाइम। ये क्या करेगा, पेट के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में, पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, फ्रैगमेंट्स में तोड़ देता है। यानी प्रोटीन यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, ब्रेक। कहाँ हुआ है प्रोटीन ब्रेक, स्टमक में। किसने करवाया, पैप्सिन ने करवाया। आई होप समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का अच्छा कंडक्टर कौन है, तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वुड अच्छा कंडक्टर नहीं है, प्लास्टिक अच्छा कंडक्टर नहीं है, एल्यूमिनियम मेटल है, हो सकता है, एयर नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो हीट का अच्छा कंडक्टर कौन है, एल्यूमिनियम। विनेगर कंटेन विच एसिड। क्वेश्चन पूछा गया विनेगर में कौन सा एसिड होता है। ठीक है, तो याद होना चाहिए, विनेगर जो होता है, सिरका जो होता है, विनेगर जो होता है, उसके अंदर पाए जाने वाला एसिड कहलाता है एसिटिक एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंज। इनमें से कौन सा चेंज ऐसा है जो रिवर्सिबल है, जिसे पलटा जा सकता है वापस पहले सा। बर्निंग ऑफ कोल, एक बार कोयले को जला दिया तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो रिवर्सिबल नहीं हुआ।
ठीक है, बेसिकली आपसे फिजिकल चेंज पूछ रहे हैं, फिजिकल चेंज ही रिवर्सिबल होते हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, एक बार अगर तुमने मिल्क से कर्डलिंग यानी दही बना दिया, कर्ड बना दिया, तो क्या वापस उसको रिवर्स कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, एक बार अगर तुमने आइस बना दी तो क्या उससे तुम वापस वाटर बना सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल बना सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे अगर जंग लग गई तो क्या उसे वापस पहले जैसा बनाया जा सकता? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा फिफ्थ में? सी ऑप्शन। द ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ फिश, मछलियों के अंदर ब्रीथिंग ऑर्गन, मछलियाँ सांस किससे लेते हैं? लंग्स? नहीं, उससे तो हम लेते हैं स्किन, उससे फ्रॉग वगैरह लेते हैं। स्पाइरिकल्स नहीं, स्पाइरिकल्स किस में होते हैं? इंसेक्ट्स में होते हैं। स्किन किस में है? अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग में, ठीक है, अर्थवॉर्म में भी होती है स्किन के थ्रू। गिल्स किस में होता है? फिश में। लंग्स किस में होते हैं? ह्यूमंस में, नहीं हमारे अंदर। सो राइट आंसर क्या? फिश का ऑर्गन क्या है? ब्रीथिंग ऑर्गन, गिल, ऑप्शन बी। एक बार देख लेते हैं, देखो ये एक फिश है, ये क्या है? एक मछली है, इसके अंदर ब्रीथिंग ऑर्गन क्या होगा? ये देख रहा है, ये वाला पार्ट, दिस वन, ठीक है, दिस पार्ट, दिस इज द ब्रीथिंग ऑर्गन, दिस इज द ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ द फिश, दिस पार्ट। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। इसे क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं गिल्स। ये जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? गिल्स। यहाँ से वाटर एंटर करता है और वाटर के साथ जब पानी अंदर आ रहा होता है तो साथ में इसके अंदर क्या आ जाता है? ऑक्सीजन भी आ जाता है, ठीक है। तो इसने सांस किसके थ्रू ली है? गिल्स के थ्रू ली है। किसने? फिश ने। द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, देखो ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक था प्लाज्मा और एक था सेल। प्लाज्मा जो होता है वो मोस्टली लिक्विड होता है, लिक्विड मैट्रिक्स होता है। सो द लिक्विड कंटेंट ऑफ ब्लड इज ऑप्शन बी, प्लाज्मा। विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप्ड इनटू फ्रूट, फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप होता है? स्टेमन नहीं, ओवरी हाँ, एंथर नहीं, स्टिग्मा नहीं। देखो आफ्टर रिप्रोडक्शन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो ओवरी होती है वो हो जाएंगी कन्वर्ट किस में? फ्रूट में। और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। इसे याद कीजिएगा, ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में। तो यहाँ राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी। देख भी सकते हो, देखो ये प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं ओवरी। इसे क्या बोलते हैं? ओवरी। ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही है? सॉरी, ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही है? फ्रूट में। दिस ओवरी इज कन्वर्टिंग इनटू द फ्रूट। ये ओवरी किस में कन्वर्ट हो रही है? फ्रूट में। और ओवरी के अंदर ये जो था ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या था? ओव्यूल था, सॉरी ये दिस वन, ओवरी के अंदर क्या था? ओव्यूल था। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में, ठीक है। ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है किस में? सीड में। ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किस में? फ्रूट में। ओवरी किस में कन्वर्ट होती है? फ्रूट में हो जाती है। और ओव्यूल हो जाता है सीड में कन्वर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्या एक ऑब्जेक्ट है, कोई गाड़ी है, वो मूव कर रही है किसके साथ? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। किसके साथ मूव कर रही है? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल में, जैसे कि यहाँ देखो गाड़ी 9 बजे यहाँ थी और 10 बजे यहाँ आ गई, 9 से 10 के बीच में इसने कितना डिस्टेंस चला है? दिखा रखा है 40 किलोमीटर। 9 से 10 के बीच में कितने आवर्स हो गए? 1 आवर। तो 1 आवर में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 40 किलोमीटर। फिर देखो 10 से 11 कितने आवर्स हो गए यहाँ पे? 10 से 11 में कितने आवर हो गए? 1 आवर। और 1 आवर में इसमें कितना डिस्टेंस चला कवर किया? फिर से 40 किलोमीटर। तो यहाँ भी 1 घंटे में 40 किलोमीटर चली, यहाँ भी एक घंटे में 40 किलोमीटर चली, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? अगर गिवन टाइम में इक्वल डिस्टेंस ना कवर करे, देखो 2 से 3 कितने आवर हो गए? 1 आवर। 3 से 4 1 आवर।
4 से 5 1 आवर, तो टाइम हमने कांस्टेंट कर दिया। 2 से 3 में चलिए 60 किलोमीटर, 3 से 4 में चलिए 40, 4 से 5 में चलिए 50, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर ही नहीं रही ना, तो इसे क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहोगे। अब हमारे सवाल पे आ जाते हैं कि अगर कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यानी इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, तो उसकी एक्सेलरेशन कैसी होगी, क्या उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, क्या पॉजिटिव होगी, क्या नेगेटिव होगी, या वेरिएबल होगी। देखो बेटा, एक्सेलरेशन क्या होता है, मैंने क्लास में बताया था, ACCELERATION। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, जिसको हम फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब वेलोसिटी को तुम यहां पे बेटा समझ लो स्पीड, वेलोसिटी क्या है, स्पीड मान लो। तो फाइनल स्पीड, ठीक है, फाइनल स्पीड क्या है, देखो यहां पर गाड़ी क्या है, यहां पर गाड़ी ने कितना डिस्टेंस किया, 40 इन टाइम 1, तो स्पीड कितनी निकल गई, 40 अपॉन 1, यानी 40 आ गई। यहां भी स्पीड कितनी निकल गई, 40 अपॉन 1, यानी कितनी आ गई, 40। यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम, तो वो हो गई 0, और नीचे आ गया टाइम, तो एक्सेलरेशन भी कितना आ गया बेटा, 0। तो जब भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। भाई आया क्या समझ में, आया या नहीं आया, नहीं आया तो आई कैन टेक अ डिफरेंट पेज, ठीक है, आई कैन ऑल्सो टेक अ डिफरेंट पेज, यहाँ बना लेता हूँ मैंने ये कहा है कि एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी यानी VF अपॉन माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग की वेलोसिटी अपॉन में टाइम। एक गाड़ी है जो 40 किलोमीटर चली 1 आवर में, और कुछ समय के बाद देखा तो भी कितनी चली, 40 किलोमीटर चली है 1 आवर में। तो इनिशियल स्पीड क्या हो गई, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 40 अपॉन 1, तो स्पीड क्या हो गई 40 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल स्पीड कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो जब मैं 40 में से 40 माइनस कर दूंगा तो वो कितना आता है बेटा, 0 आता है ना, और ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो क्या आएगा, 0, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या है, 0 हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द इमेज फॉर्म बाय सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा की जो स्क्रीन है उस पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वो कैसी इमेज होगी। भाई देखो, सिनेमा हॉल में क्या होता है कि स्क्रीन होती है ऐसे जिसमें हम पिक्चर देखते हैं, और यहाँ एक प्रोजेक्टर होता है जो यहाँ पे इमेज बनाता है। ये जो प्रोजेक्टर होता है इसमें जो लेंस यूज होता है बेटा वो होता है कॉन्वेक्स। कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और क्वेश्चन फिर से देखना था, इमेज फॉर्म बाय सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज बनी वो कैसे हुई, वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट। तो ये पूछा जा रहा है तुमसे कि यहाँ पे सिनेमा हॉल में जो इमेज बनेगी, जो क्या बनेगी, इमेज बनेगी, वो कैसे टाइप की होगी। तो पहले एक छोटी सी बात जान लो यार, प्रीवियस नॉलेज के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इमेज बेटा जी होती है 2 तरह की, एक होती है रियल इमेज, एक होती है वर्चुअल इमेज। सर रियल और वर्चुअल क्या होती है, बिल्कुल बता रहे हैं। वर्चुअल इमेज वो होती है जो कि कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसे स्क्रीन पे उतारा नहीं जा सकता उसे बोलते हैं वर्चुअल। और रियल क्या होती है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जिसे स्क्रीन पे उतार सकते हो उसे क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। एक बात मेरी याद करना, जो भी रियल इमेज होती है इट विल ऑलवेज बी वर्चुअल, सॉरी जो भी क्या होती है रियल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड। और जो भी वर्चुअल इमेज होगी वो होती है बेटा अपराइट यानी सीधी। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है और रियल हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, रियल हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड। याद कैसे रखोगे, देखो याद रखने के लिए ट्रिक बता देता हूं।
मैंने क्या कहा, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड, यानी आर आई, क्या याद कर लोगे, आर आई, आर से रियल, आई से इन्वर्टेड, यानी अगर कोई चीज़ सीधी है तो वो कैसी दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी, ठीक है, इन्वर्टेड। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा होती है सीधी यानी इरेक्ट। वर्चुअल कैसी होती है, ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधी, इरेक्ट यानी सीधी। अगर कोई ऐसे है एरो तो वो ऐसी ही दिखाई देगी, ठीक है, इमेज उसकी। तो वर्चुअल हमेशा होती है इरेक्ट। अब क्वेश्चन आता है, सिनेमा हॉल में जो इमेज बन रही है स्क्रीन पे वो कैसी है। अगर बेटा स्क्रीन पे उतार सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो कैसी है, रियल है। स्क्रीन पे उतार सकते हो तो वो कैसी है, रियल। तो ये जो स्क्रीन है अगर इस पर इमेज बन रही है तो वो कैसी होगी, रियल। तो इरेक्ट कट गया, इरेक्ट क्यों कट गया भाई, इरेक्ट क्यों कट गया, वर्चुअल कट गया, रियल हो सकती है, सी भी वर्चुअल है तो कट गया, यानी ए और बी ऑप्शन हट गया, बचा क्या, डी और ए, डी और बी ऑप्शन। बात करते हो इन्वर्टेड होती है सीधी होती है, ठीक है, वो जो इमेज बन रही है वो सीधी होती है उल्टी उल्टी होती है। भाई स्क्रीन पे जो पिक्चर चलती है उसमें लोग तुम्हें सीधे दिखाई देते हैं, उल्टे सीधे दिखाई देते हैं ना। तो सिनेमा हॉल पे जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल एंड इरेक्ट होगी, रियल एंड कैसी होगी, इरेक्ट। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने बोला प्रोजेक्टर में तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जब भी इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है, कैसी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है ना, यही आ रहा होगा ना। तो सही है, कॉन्सेप्ट सही है, साइंस सही है। देखो कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होती है, बट इस प्रोजेक्टर में जो अपन पिक्चर लगाते हैं ना वो उल्टी लगाते हैं, तो स्क्रीन पे आने के बाद वो पिक्चर कैसी हो जाती है, सीधी हो जाती है। आप होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें आंसर आएगा रियल एंड इरेक्ट, यानी ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, ये देखो कुछ ऐसा होता है, ये रहा वो कॉन्वेक्स लेंस जो प्रोजेक्टर में यूज होता है, ठीक है, इसकी इमेज स्क्रीन पे उतार सकते हैं, यानी कैसी है, रियल है, तभी तो उतार पा रहे हैं स्क्रीन पे। अब देखो जो हमने ऑब्जेक्ट लिया ना वो उल्टा लिया है, यानी जो पिक्चर लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, उल्टी लगाएंगे, तो कैसी बन जाएगी, देखो सीधी हो जाएगी, ठीक है। बनती तो इन्वर्टेड इमेज ही है कॉन्वेक्स में, लेकिन हम उसे सीधा कर लेते हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को उल्टा कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स के अंदर जो हरा पिगमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, सबको मालूम है, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। द फिंगर, उंगली जैसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है मान लो स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पाइप जैसा कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन है। जब मैं इसको अंदर से देखूंगा ना तो अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देगा, अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ ऐसी दिखाई देगी। क्या यहाँ पे तुम्हें छोटे छोटे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक यू, इन्हें हम बोलते हैं बेटा जी विलाई, इन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। तो ये जो छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं इन्हें क्या बोलोगे, विलाई बोलोगे। विलाई कहाँ है, किसका स्ट्रक्चर है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलाई कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड को क्या करना, एब्जॉर्ब कर लेना काम होता है विलाई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन, इंसानों में नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब बेटा जी क्वेश्चन आ चुका, मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड में डालोगे तो कैसा हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को किस में डालेंगे, अगर एसिड में डालते हैं मिथाइल ऑरेंज को तो कैसा होगा। सबसे पहली चीज़, बेसिक चीज़ तुम्हें मालूम होना चाहिए इंडिकेटर क्या होता है। सबसे बेसिक चीज़ तुम्हें मालूम क्या होना चाहिए, व्हाट आर इंडिकेटर्स, व्हाट आर इंडिकेटर्स। बेटा इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच शो डिफरेंट कलर, जो अलग अलग कलर दिखाते हैं इन एसिड स्लैश बेस, जिसका बेस में कलर अलग आता है और एसिड में कलर अलग आता है, उसे क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। उसी इंडिकेटर का एक एग्जाम्पल है बेटा मिथाइल ऑरेंज। इंडिकेटर का एक एग्जाम्पल क्या है, मिथाइल ऑरेंज। एक केमिकल है जो पता लगाने में हेल्प करेगा कि जो ऑरेंज की स्पेलिंग गलत दी है, जो पता लगाने में हेल्प करेगा कि ये चीज़ एसिड है या बेस।
अब होता क्या है, अगर मैं मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालता हूँ, अगर मैं मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालता हूँ तो इसका कलर आता है रेड या पिंक। मिथाइल ऑरेंज वैसे ऑरेंज कलर का होता है, अगर मैंने इसको एसिड में डाला तो कलर कैसा आया, रेड या पिंक। इसे मिथाइल ऑरेंज को अगर बेटा जी मैं बेस में डाल दूंगा तो इसका कलर आ जाएगा येलो। मिथाइल ऑरेंज बेस में डालने पे कैसा आता है, येलो। सर अगर हमने मिथाइल ऑरेंज को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाल दिया, डाल दो भाई, कौन मना कर रहा है। न्यूट्रल में डालोगे तो बेटा ऑरेंज ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा। तो मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड में डालोगे तो रेड आएगा, बेस में येलो आएगा। सर याद करने में दिक्कत होती है, कुछ ट्रिक ट्रिक बता दो, तो वो भी बता देते हैं। एक वर्ड है बेटा जी, याद कर लेना, मैरी। एक वर्ड है, अभी क्रिसमस हुआ था ना, तो मैरी क्रिसमस। तो एक वर्ड है बेटा जिसका नाम है मैरी। क्या नाम है, मैरी। अब मैरी से सर कैसे क्वेश्चन करेंगे हम, मैं बता रहा हूँ ना कि थावस। तो बेटा एम से क्या हो जाएगा, एम फॉर मिथाइल ऑरेंज। एम फॉर क्या हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज। तो सर ए से क्या होगा, एसिड हो जाएगा। आर से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और वाई से क्या हो जाएगा, येलो इन बेस। तो याद हो जाएगा, देखो एम से मिथाइल, ए से एसिड, आर से रेड। तो मिथाइल को अगर एसिड में डाला, मिथाइल को किसमें डाला, एसिड में, तो कलर कैसा आ जाएगा, रेड। तो फिर वाई से क्या याद करें, वाई से येलो याद कर लो ना, एसिड में डाल के रेड आया तो येलो किस में आएगा, ऑब्वियसली इन बेस में। तो ये याद करने के लिए छोटी सी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। सर हम तो और भी कंफ्यूज होते हैं उसमें, लिटमस में कलर कैसा आएगा, टर्मरिक में, हल्दी डालने पे कलर कैसा आएगा, हमें तो उसमें भी कंफ्यूजन रहता है। तो मैं एक टेबल बना देता हूँ छोटी सी, जिसे तुम याद कर लोगे। एक साइड देखो लिख लो इंडिकेटर, एक साइड लिख लो इंडिकेटर, एक साइड लिख लो एसिड, और एक साइड लिख लो बेस। तो छोटी सी टेबल बना देते हैं, ठीक है। यहाँ नंबर 1 डाल देता हूँ। कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, सर लिटमस होता है, बिल्कुल होता है। सर फिनोल्फ्थालीन भी होता है, हाँ होता है भाई, वो भी पूछ लेते हैं। फिनोल्फ्थालीन भी होता है। सर मिथाइल ऑरेंज, वो भी होता है, मिथाइल ऑरेंज भी होता है, टर्मरिक। ये 4 तुमसे बार बार पूछे जाते हैं। अब अगर मैंने लिटमस को, किसको, लिटमस को अगर मैं एसिड में डालता हूं तो बेटा कलर आता है रेड, ठीक है। लिटमस को अगर मैं एसिड में डालता हूं तो कैसा होता है, रेड। और बेस में कैसा आता है, ब्लू। कैसे, अगर मैं ब्लू लिटमस को एसिड में डाल दूंगा तो उसका कलर कैसा आ जाएगा, रेड, ठीक है। ब्लू लिटमस को किस में डाल दूंगा, एसिड में डाल दूंगा तो कलर आएगा रेड। और अगर रेड लिटमस को बेस में डाल दूंगा तो उसका कलर कैसा आ जाएगा, ब्लू। याद कर लोगे। अगर मैं बात करता हूँ बेटा किसकी, फिनोल्फ्थालीन की। किसकी बात करता हूँ, फिनोल्फ्थालीन की। फिनोल्फ्थालीन को अगर मैं किस में इंसर्ट करते हैं, फिनोल्फ्थालीन को किस में डाल रहे हैं, एसिड में। अगर तुमने फिनोल्फ्थालीन को एसिड में डाला तो वो रहेगा कलरलेस, लेकिन अगर बेस में डाल दिया तो उसका कलर हो जाता है पिंक। मिथाइल ऑरेंज अभी आया था, अगर मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डालोगे तो कलर आता है रेड या पिंक, और बेस में उसका कलर कैसा आएगा, बेस में उसका कलर हो जाएगा येलो। ट्रिक बता दी मैंने, मैरी। टर्मरिक को बेटा अगर एसिड में डालोगे तो वो येलो ही रहेगी, कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बेस में डालोगे तो उसका कलर आ जाता है रेड। तो टेबल याद कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इंडिकेटर से रिलेटेड जितने भी बनते हैं। तो यहाँ पे बेटा मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाएगा, अगर किसी ने रेड लिखा है तो भी सही है और पिंक लिखा है तो भी सही है। चलो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर, जो वाटर वेपर्स होता है नहीं, भाप होती है, वो जब वापस से पानी बन जाती है तो उसे क्या बोलोगे, सर उसे कंडेंसेशन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, सेल होता है, देखो ये है सेल, ये क्या है, सेल। जितने भी बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैं तुम प्लांट, सब कुछ किसका बना है, सेल का बना है। सेल के अंदर क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। तो दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस। सेल के अंदर बेटा एक और चीज होती है कुछ ऐसे,
इसे हम नाम देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस है, पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे बच्चे मेरे पावर हाउस है, वैसे ही सेल का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बेटा, ये बनाता है एनर्जी। ये क्या बनाता है? एनर्जी। और किस फॉर्म में बनाता है? एटीपी में। अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए होती है तो तुम पैसा देके खरीदते हो ना, ऐसे ही एक सेल को अगर दूसरे सेल से कुछ चाहिए होता है तो वो उसको देता है एटीपी यानी एनर्जी। तो एनर्जी करेंसी क्या हो जाएगी सेल की? आंसर इज एटीपी। तो जैसे तुम्हारे लिए करेंसी क्या है? पैसा। वैसे सेल के लिए एनर्जी करेंसी कौन होती है? एटीपी। तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। फिर पूछा गया उस ट्यूब का नाम बताओ जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है। तो देखो ये है किडनी, ये दूसरी किडनी, दो किडनी होती है, दो ही होगी ना, बेची तो नहीं है ना, दो किडनी है। किडनी के बाद आता है बेटा यूरिनरी ब्लैडर और फाइनली आता है यूरेथ्रा। आई नो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, कोई कमेंट में नहीं लिखेगा कि सर आप बहुत अच्छा ड्रॉ करते हो, ठीक है। इसे बोलते हैं बेटा किडनी और इसे बोलते हैं यूरेटर। तो किडनी में बनता है यूरिन यानी पेशाब। किडनी से वो जो यूरिन है वो जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक यानी यहाँ तक। किसके थ्रू? इस पाइप के थ्रू। इस पाइप का नाम क्या होगा? यूरेटर। तो आंसर आ गया हमारा यूरेटर। आंसर आ गया यूरेटर। देखो ये है, ये किडनी दिख रही है तुम्हें, ये क्या दिख रही है? किडनी। ये क्या है? किडनी। किडनी से देखो ये पाइप निकल रही है ऐसी येलो वाली जो नीचे की ओर जा रही है यूरिनरी ब्लैडर के पास। इसे ही बोलते हैं बेटा यूरेटर। इसे ही क्या बोलते हैं? यूरेटर। सही से लिखता हूँ, इसे ही बोलते हैं यूरेटर। जो किडनी से यूरिन यहाँ तक यानी यूरिनरी ब्लैडर तक ले आता है। और नीचे वाली पाइप होती है बेटा यूरेथ्रा, जो उस यूरिन को बाहर निकालती है। और ये चीज़ क्या है? किडनी है। किडनी के अंदर देखो कॉनिकल मासेस वगैरह, जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये भी पढ़ोगे। चलो आगे देखो, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सर पोलिनेशन। जब एंथर से पोलन ग्रेन निकला, कहाँ से निकला? एंथर से निकला और कहाँ चला गया? स्टिग्मा पे चला गया। तो इसी चीज़ को क्या नाम दे दिया? पॉलिनेशन नाम दे दिया। तो आंसर क्या आएगा इसमें? पॉलिनेशन आएगा, ठीक है। दिखा भी रखा है, ये देखो ये एंथर है बेटा। एंथर से देखो ये क्या निकले? पोलन ग्रेन्स। क्या निकले? पोलन ग्रेन्स। हवा की हेल्प से या पानी की हेल्प से या इंसेक्ट की हेल्प से, किसी की भी हेल्प से, ये पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, एक फ्लावर के एंथर से निकला और दूसरे फ्लावर के कहाँ गया? स्टिग्मा पे आ गया। कहाँ गया? स्टिग्मा पे। इसी चीज़ को क्या नाम दे दिया? पॉलिनेशन नाम दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में तुम कितना डिस्टेंस कवर करते हो उसे क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। और सर इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। यहाँ आंसर आ जाएगा स्पीड। इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल सेल कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो देखो ये एक इलेक्ट्रिक सेल है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोड वगैरह होती है, केमिकल्स वगैरह होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को? केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स है। इंसेक्टिवोरस प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं? कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं बेटा जो इंसेक्ट खाते हैं। इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो जो प्लांट इंसेक्ट को खा रहा है क्या वो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा? जो प्लांट इंसेक्ट को खा रहा है क्या वो अपना खाना खुद नहीं बनाएगा? थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, देखो इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट ही बेटा प्लांट ही है, तो वो भी कैसे हैं? ग्रीन ही है। तो उनके पास भी क्या है बेटा? क्लोरोफिल होगा, यानी वो भी क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी ये भी अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल। तो इसमें आंसर आ जाएगा ट्रू, ये भी क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस।
तो सर फिर ये इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? बेटा क्योंकि जिस सोइल में रहते हैं ना वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है और इनको ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो मिट्टी से मिल नहीं पाता तो इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्ट को खाने से इनको नाइट्रोजन मिलता है। एग्जाम्पल क्या इंसेक्टिवोरस का? वीनस फ्लाई ट्रैप कुछ ऐसा होता है, देखो इंसेक्ट खा रहा है। सनड्यू प्लांट एंड पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट, सनड्यू प्लांट या फिर ब्लैडर वॉट, ब्लैडर वॉट भी एग्जाम्पल होता है। ये सब होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इंसेक्ट क्यों खा रहे हैं? ताकि इनको जो न्यूट्रिशन की कमी है सोइल में वो पूरी हो जाए। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। बेटा पेप्सिन नाम का एंजाइम देखो अभी बताया था मैंने, स्टमक में होता है। ठीक है, पेप्सिन स्टमक में होता है जो प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। तो पेप्सिन तो आंसर नहीं है। माउथ के अंदर सलाइवा होती है, थूक होती है, उसमें एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो इन्होंने यहाँ पे गलत दे रखा है, तो 22 में हो जाएगा फॉल्स। क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। उबलते हुए पानी का टेम्परेचर क्लिनिकल से नहीं, उसे नापते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। तो इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। डिस्टिल्ड वाटर इज गुड। बिल्कुल नहीं यार, डिस्टिल्ड वाटर तो बैड कंडक्टर है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस नहीं होते, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो 24 फॉल्स। कंडेंसेशन इज अ केमिकल चेंज। कंडेंसेशन यानी वाटर वेपर से, यानी भाप है, उससे तुमने लिक्विड बना लिया, ठीक है, पानी बना लिया लिक्विड फॉर्म में, तो ये चीज़ कहलाती है कंडेंसेशन। ये चीज़ क्या कहलाती है? कंडेंसेशन। क्या केमिकल चेंज है? नहीं यार, लिक्विड से वापस भाप भी तो बना सकते हो। तो ये तो हो गया फिजिकल चेंज, इन्होंने गलत दे रखा है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। एन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस मोर एनर्जी। नहीं नहीं, एरोबिक में एनर्जी ज़्यादा बनेगी, एन एरोबिक में एनर्जी लेस बनेगी। तो यहाँ भी फॉल्स। वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। देख लेते, देखो ये है हमारा दिल, ये हमारा प्यारा दिल, ये है देखो वेन। ये क्या है? वेन। क्या ये जो वेन है ये ब्लड को हार्ट के पास लेके आ रही है लंग्स से? यस सर, बिल्कुल लेके आ रही है। ये है अरोटा। अरोटा यानी आर्टरी। क्या आर्टरी क्या करती है? आर्टरी देखो हार्ट से खून दूर लेके जा रही है, बॉडी तक लेके जा रही है, यानी आर्टरी ब्लड को अवे करती है, ए से आर्टरी, ए से अवे, और वेन ब्लड को टूवर्ड्स हार्ट लेके आती है, हार्ट के करीब लेके आती है, यानी ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा ये। सीड डिस्पर्जल। सीड डिस्पर्जल यानी देखो जो प्लांट होते हैं वो बनाते हैं सीड, सीड में उनका बच्चा होता है। सीड को एक जगह से दूसरी जगह फैलाना, एक जगह से दूसरी जगह फैलाना, इसी को बोलते हैं सीड डिस्पर्जल। तो क्या सीड डिस्पर्जल से प्लांट नए एरिया में लगता है? बिल्कुल लगता है। तो आंसर क्या है? ट्रू। ठीक है। कैसे कैसे होता है? हवा से सीड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, एक्सप्लोजन से कुछ प्लांट होते हैं वो सीड को फेंकते हैं तो उससे भी सीड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ग्रेविटी से भी सीड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, पानी की हेल्प से भी सीड, एक पानी के साथ बहते बहते सीड एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इंसान भी फ्रूट को खाया और फिर फेंक दिया सीड को कहीं और, वो भी कर सकते हैं, एनिमल्स भी करवा सकते हैं, इंसेक्ट भी करवा सकते हैं, यानी सब सीड डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड। क्या जो टाइम पीरियड होता है, जो क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, उसकी यूनिट क्या होती है? जैसे डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ऐसे जो टाइम पीरियड होता है, द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज, पूछा नहीं बेटा यहाँ तो ट्रू फॉल्स ना, तो जो टाइम पीरियड होता है उसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी। बिल्कुल, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। जो कॉनकेव लेंस है, जो कौन सा लेंस है? कॉनकेव, यानी कुछ ऐसा लेंस इस थिकर, यानी मोटा है, सेंटर नहीं यार, सेंटर से देखो यहाँ पे बीच में तो पतला है ना, तो सेंटर से पतला होता है, थिन होता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा फॉल्स। ये है देखो कॉनकेव, ये देखो यहाँ पे सेंटर से यानी बीच में से कैसा है? थिन है, और ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स सेंटर से कैसा है? थिक है। कॉनकेव सेंटर से पतला है बट कॉर्नर से कैसा है? थिक है। ऊपर से कैसा है? थिक। नीचे से भी कैसा? थिक। बीच में से कैसा है? पतला है। कॉन्वेक्स उल्टा है, नीचे से कैसा है? थिन,
ऊपर से भी कैसा है थिन, सर बार बार नीचे ऊपर क्यों बोले, तो इसको एज बोल दो बेटा, एज पे कैसा है थिन और सेंटर पे कैसा है थिक, तो इसीलिए 30 में आ गया फॉल्स। दैट्स इट, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, सारा एक्सप्लेनेशन तुम्हें बता दिया। इसी तरह पढ़ते रहो, बाय बाय।